कॉपर एक ऐसा मेटल जो 10,000 साल पुराना है। वायर्स, केबल्स, ईवीज, सेमीकंडक्टर्स, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, इन सब में कॉपर यूज होता है। बढ़ते डिमांड की वजह से पिछले 5 सालों में कॉपर का प्राइस डबल हो गया है। जुलाई 2020 में कॉपर 450 रुपीज पर केजी पे ट्रेड कर रहा था। आज ये करीब 900 रुपीज पर केजी के आसपास ट्रेड करता है। कॉपर हमारे फ्यूचर के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि इसे न्यू ऑयल कहा जा रहा है। एनालिस्ट का मानना है कि 2035 तक कॉपर के सप्लाई में मेजर शॉर्टफॉल देखने मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो प्राइसेस और बढ़ सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं आपका एनालिस्ट शांतनु जैन और आज के वीडियो में हम कॉपर को एकदम डेप्थ में समझेंगे। कौन सी कंट्रीज इस मेटल को प्रोड्यूस और कंज्यूम कर रही हैं? चाइना का इस मार्केट में कितना इन्फ्लुएंस है? कौन से सेक्टर्स इसकी डिमांड ड्राइव करते हैं और सप्लाई चेन में कौन से बॉटलनेक्स हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैसे ये सारे डिमांड सप्लाई डायनामिक्स कॉपर के प्राइस को इंपैक्ट करते हैं। वीडियो में बहुत सारे इंसाइट्स हैं, तो आप लास्ट तक जरूर बने रहना। कॉपर की कहानी 10,000 साल पहले शुरू होती है। आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से ये सबसे पहला मेटल था जिसे ह्यूमंस ने एक्टिवली माइन करके यूज किया। 9000 बीसी में एनाटोलिया, आज के टर्की में, लोग इसे टूल्स, वेपन्स और ऑर्नामेंट्स के लिए यूज करते थे। सॉफ्ट और इजीली शेप होने के कारण ब्रॉन्ज एज से पहले का पूरा एरा कॉपर एज के नाम से जाना गया। जब कॉपर में टिन मिलाया गया तो ब्रॉन्ज बना, जिसने एग्रीकल्चर, टूल्स, वेपन्स और आर्किटेक्चर बदल दिए। इजिप्शियन सिविलाइजेशन में इसे प्लम्बिंग और डेकोरेटिव आर्ट्स में यूज किया गया। पिरामिड्स की कॉपर पाइप्स आज भी कोरोजन फ्री है। चाइना और इंडिया में भी इसका हिस्टोरिकल रोल स्ट्रॉन्ग था। ऋग्वेद में इसे ताम्रा कहा गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने टेलीग्राफ, वायरिंग और मोटर्स के लिए डिमांड बूस्ट की और आज 21st सेंचुरी में ईवी, सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइंस और डेटा सेंटर्स के कारण कॉपर को न्यू ऑयल कहा जा रहा है। पिछले 20 सालों में कॉपर का ग्लोबल डिमांड लगभग 2.7% CAGR से बढ़ा है। 2024 में कॉपर का डिमांड 27.3 मिलियन टन्स, मतलब 2.7 करोड़ टन्स के आसपास था और इस ग्लोबल डिमांड का ऑलमोस्ट 74% एशिया से आता है। चाइना अकेले ही ग्लोबल कॉपर डिमांड का लगभग 50 to 55% ड्राइव करता है। एंड इसी वजह से कॉपर के करंट ग्लोबल डिमांड का स्ट्रक्चर भी चाइना इन्फ्लुएंस्ड है। ग्लोबली कॉपर का डिमांड ब्रॉडली 5 सोर्सेस से आ रहा है: इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। पांचों सोर्सेस को एक एक करके समझते हैं। पहले इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। वर्ल्ड कॉपर फैक्टबुक 2023 के हिसाब से कॉपर का लगभग 32% डिमांड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से आता है। कॉपर हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर है। साथ ही ये मलिएबल और डक्टाइल होता है, मतलब इससे शीट्स एंड वायर्स बनाए जा सकते हैं। इसीलिए कॉपर इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल्स बनाने में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में पॉलीकैब एंड केईआई इंडस्ट्रीज जैसे वायर्स एंड केबल्स कंपनीज के लिए कॉपर ही सबसे बड़ा कॉस्ट ड्राइवर है। इन कंपनीज के टोटल एक्सपेंसेस का लगभग 45 to 50% सिर्फ कॉपर ही होता है। पावर ट्रांसमिशन केबल्स, बिल्डिंग वायरिंग, इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स, जहां भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वहां कॉपर जरूर होता है। और सिर्फ वायरिंग ही नहीं, सेमीकंडक्टर चिप्स और हाई टेक डेटा सेंटर्स में भी कॉपर का यूज हैवी है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी माइनिंग कंपनी BHP के 2025 के रिपोर्ट के हिसाब से आज के दिन ग्लोबली डेटा सेंटर में हर साल लगभग 5 लाख टन कॉपर कंज्यूम होता है। ये इंडिया के टोटल एनुअल कॉपर रिफाइनिंग के बराबर का नंबर है। कॉपर का दूसरा डिमांड ड्राइवर है कंस्ट्रक्शन सेक्टर। कॉपर के टोटल डिमांड का लगभग 26% कंस्ट्रक्शन से आता है। कॉपर एक नॉन फेरस मेटल है, यानी ये रस्ट नहीं होता, प्लस ये फायर प्रूफ भी है। टैप्स, रूफिंग शीट्स, पाइप्स, डोर हैंडल्स, काउंटर टॉप्स, इन सब में कॉपर का यूज होता है। और अब सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स की वजह से कॉपर को प्लास्टिक का इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव भी माना जा रहा है। कॉपर का तीसरा डिमांड सोर्स है इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सेगमेंट टोटल डिमांड का 17% कंट्रीब्यूट करता है। पावर ग्रिड्स, ट्रांसफॉर्मर्स, ट्रांसमिशन लाइंस, ईवी चार्जिंग स्टेशंस, इन सब में कॉपर यूज किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ना कॉपर एंड एल्यूमिनियम दोनों यूज होता है। अगर हम इन दोनों मेटल्स को कंपेयर करें तो एल्यूमिनियम कॉपर से 60 to 70% चीपर एंड 3 times लाइटर है, लेकिन कॉपर की कंडक्टिविटी एल्यूमिनियम से 60% ज्यादा है। इसीलिए चीपर ऑल्टरनेटिव्स होने के बावजूद पावर ट्रांसमिशन के लिए कॉपर ही प्रेफर किया जाता है। इनफैक्ट रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जनरेटर्स एंड मोटर्स में भी कॉपर यूज किया जाता है।
और तो और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के हिसाब से रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स में कॉपर का यूज ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल प्लांट्स के कंपैरिजन में 5 से 12 गुना ज्यादा होता है। अब आ जाते हैं कॉपर के फोर्थ डिमांड ड्राइवर पे, जो कि है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे ट्रेन्स, एरोप्लेन्स और शिप्स में कॉपर या उसके अलॉयज का यूज होता है। जहां ट्रेडिशनल ट्रेन्स में 1 से 2 टन कॉपर यूज किया जाता है, वहीं हाई स्पीड ट्रेन्स में इसका डबल कॉपर यूज होता है, 2 से 4 टन। ईवीज की बात करें तो ईवीज में आईसी व्हीकल्स के मुकाबले 3 से 4 गुना ज्यादा कॉपर यूज होता है। ये चार्ट देखो, इसमें ईवीज में कॉपर के यूजेज का ब्रेकडाउन दिया है। सबसे ज्यादा कॉपर बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक बसेस में यूज किया जाता है। ईवी चार्जिंग स्टेशंस में भी काफी कॉपर यूज होता है। ये सभी न्यू एंड ग्रोइंग सोर्सेज ऑफ डिमांड ड्राइवर्स हैं कॉपर के लिए, इसीलिए इन पे एक बार नजर डाल देना काफी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं कॉपर के फिफ्थ डिमांड ड्राइवर पे, जो कि है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। अपनी हीट रेजिस्टेंस, मैलिबिलिटी और कोरोजन प्रूफ नेचर की वजह से कॉपर हीट एक्सचेंज सिस्टम्स, ऑयल प्लेटफॉर्म्स, अंडर वाटर पाइपलाइंस जैसे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है। दोस्तों, रिसर्च करते करते हमें एक इंटरेस्टिंग बात पता चली कि कॉपर को इकोनॉमिक्स की दुनिया में डॉक्टर कॉपर कहते हैं, क्योंकि कॉपर का प्राइस ग्लोबल इकोनॉमी का हेल्थ इंडिकेटर माना जाता है। जब ग्लोबल इकोनॉमी ग्रो करती है, कॉपर डिमांड हाई होती है, और जब स्लो डाउन आती है तो डिमांड भी गिर जाता है। ये चार्ट देखो, जो हमें मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के कॉपर विजन डॉक्यूमेंट में मिला। इसमें कंट्रीज के डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ दिखाए गए हैं, एंड इसमें एक ट्रेंड निकल के आया है। जब भी कोई कंट्री एक डेवलप्ड या मैच्योर स्टेज हिट कर जाती है, जैसे कि इस चार्ट में यूएसए, तब उसका कॉपर डिमांड थोड़ा स्लोअर ग्रो करता है। और जब भी कोई कंट्री बहुत फास्ट ग्रोथ फेज में होती है, जैसे कि इस चार्ट में चाइना, तो उसका कॉपर डिमांड ग्रोथ भी बहुत हाई हो जाता है। इनफैक्ट अर्ली 1990s में चाइना का पर कैपिटा कॉपर कंजम्पशन सिर्फ 1 kg था, लेकिन नेक्स्ट 2 डेकेड्स में चाइना में जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इकोनॉमी बड़ी हुई, उनका पर कैपिटा कॉपर कंजम्पशन 9 kg हो गया। इंडिया में भी अभी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ये चार्ट देखो, जैसे जैसे हमारा जीडीपी पर कैपिटा बढ़ रहा है, वैसे ही हमारा यूजेज फॉर इंडस्ट्रियल मेटल्स लाइक कॉपर, स्टील एंड एल्यूमिनियम भी बढ़ रहा है। ये टेबल देखो, इसमें पर कैपिटा मेटल कंजम्पशन का ग्लोबल कंपैरिजन दिया है। इंडिया का पर कैपिटा कॉपर कंजम्पशन अभी सिर्फ 0.5 kg है। ये 3.2 kg के ग्लोबल एवरेज से काफी कम है। क्लियरली ये फ्यूचर में काफी बढ़ सकता है। पिछले 3 सालों में ही इंडिया का कॉपर डिमांड 20% CAGR से बढ़ा है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में हमारा कॉपर डिमांड 17 लाख टन था। अर्बनाइजेशन, हायर डिस्पोजेबल इनकम और गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल पुश ने हमारे कॉपर डिमांड को काफी बढ़ा दिया है। इंडिया में सबसे ज्यादा कॉपर डिमांड लगभग 43% कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सेगमेंट से आता है। अगर प्रोडक्ट वाइज डिमांड की बात करूं तो सबसे ज्यादा डिमांड कॉपर रॉड से आता है, लगभग 65%। फिर आते हैं ट्यूब्स एंड पाइप्स, जो अराउंड 16% है, एंड फिर रोल्ड मिल्स जो 9% है। एक्सपेक्टेड है कि इंडिया का कॉपर डिमांड 2030 तक 30 to 33 लाख टन हो सकता है, एंड 2047 तक लगभग 1 करोड़ टन हो सकता है। ऑल इन ऑल कॉपर का डिमांड तेजी से बढ़ रहा है। एआई से लेके ईवी तक, डेटा सेंटर से लेके सोलर पैनल्स तक, कॉपर हर जगह यूज हो रहा है। एक्सपेक्टेड है कि 2050 तक कॉपर का ग्लोबल डिमांड 5 करोड़ टन पर एनम हो जाएगा। अभी ये नंबर 2.73 करोड़ टन पर एनम है। बट इतना कॉपर आएगा कहां से? क्या हमारे पास कॉपर के इतने सप्लाईज हैं? चलो समझते हैं। एनालिस्ट का मानना है कि 2035 में कॉपर सप्लाई में 30% डेफिसिट आ सकता है। ऐसा क्यों? इस क्वेश्चन को सही से आंसर करने के लिए हमें कॉपर के सप्लाई साइड को समझना होगा। कॉपर के सप्लाई चेन का फर्स्ट स्टेप है सोर्सिंग। कॉपर मेजरली 2 सोर्सेस से आता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सोर्स मतलब माइनिंग, इससे टोटल कॉपर का लगभग 68% सप्लाई आता है। सेकेंडरी सोर्स में क्या आता है? सेकेंडरी सोर्स में कॉपर स्क्रैप को रिसाइकल करके कॉपर निकाला जाता है। इस सोर्स से लगभग 32% सप्लाई आता है। दोनों सोर्सेस को चलिए डिटेल में समझते हैं। पहले माइनिंग यानी प्राइमरी सोर्स देखते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के हिसाब से 2023 में कॉपर के टोटल रिसोर्सेज लगभग 560 करोड़ टन थे, लेकिन इसमें से प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेबल रिजर्व्स सिर्फ 100 करोड़ टन ही हैं। मतलब टोटल रिसोर्सेज का सिर्फ अराउंड 18% ही हम प्रॉफिटेबली माइन कर सकते हैं। कैलेंडर ईयर 2024 में 2.3 करोड़ टन माइन किया गया था। लास्ट 5 इयर्स में कॉपर माइन प्रोडक्शन 2.43% CAGR से ग्रो हुआ है। ये ग्लोबल कॉपर डिमांड के 2.7% CAGR से कम है।
साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे एक कोस्टल कंट्री चिली से ही वर्ल्ड का सबसे ज्यादा माइंड कॉपर निकाला जाता है। चिली अकेले ही ग्लोबल आउटपुट का 23% प्रोड्यूस करता है। कॉपर माइनिंग चिली के जीडीपी में ऑलमोस्ट 13.6% कंट्रीब्यूट करता है। तो ये चिली के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में लगभग 160 करोड़ टन के कॉपर रिसोर्सेज हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 9.87% यानी 16.4 करोड़ टन रिजर्व्स हैं। मतलब इंडिया में टोटल ग्लोबल रिजर्व्स का लगभग 16% है और इन रिजर्व्स का टोटल मेटल कंटेंट सिर्फ 21.6 लाख टन है, यानी 2% से भी कम। हमारे कॉपर ओर रिसोर्सेज सिर्फ 3 स्टेट्स में कॉन्सेंट्रेटेड हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड। ये 3 स्टेट्स मिलके इंडिया के कॉपर ओर रिसोर्सेज का लगभग 90% कंट्रीब्यूट करते हैं। इनफैक्ट इंडिया में सिर्फ एक ही कंपनी कॉपर ओर प्रोड्यूस करती है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। HCL की माइनिंग कैपेसिटी लगभग 40 लाख टन पर एनम है। कंपनी के पास 7 ऑपरेटिंग माइंस हैं। ये माइंस खेतरी राजस्थान, मलांच खंड मध्य प्रदेश और घटसिला झारखंड में है। हाल ही में HCL ने मैसिव केपेक्स प्लान्स अनाउंस किए हैं। HCL अपने माइनिंग ऑपरेशंस में अगले 5 से 6 सालों में 2000 करोड़ इन्वेस्ट करने वाली है। इससे कंपनी अपने माइनिंग कैपेसिटी को 40 लाख टन पर एनम से 1.2 करोड़ टन पर एनम करना चाहती है, यानी 3 गुना। ये तो हुआ कॉपर का प्राइमरी सोर्स, जिससे कि 68% कॉपर आता है। कॉपर सप्लाई का अब दूसरा सोर्स है रिसाइकलिंग। इस सोर्स से टोटल कॉपर सप्लाई का लगभग 32% आता है। हर साल ग्लोबली लगभग 85 लाख टन कॉपर रीयूज किया जाता है। और रिसाइकलिंग की खास बात यह है कि रिसाइकल्ड कॉपर की क्वालिटी और माइंड कॉपर क्वालिटी एकदम सेम होती है, अनलाइक सिल्वर जिसमें रिसाइकल्ड सिल्वर की क्वालिटी थोड़ी खराब हो जाती है। प्लस रिसाइकलिंग एनर्जी एफिशिएंट होता है एंड इसमें काफी कम वेस्ट जनरेट होता है एज कम्पेयर टू माइनिंग। अब माइनिंग एंड रिसाइकलिंग से जो कॉपर ओर निकलता है, उस ओर में 1 to 3% कॉपर कंटेंट होता है। इस ओर को फिर क्रश करके एक ग्रे पाउडर बनाया जाता है। यही ग्रे पाउडर कॉपर कॉन्सेंट्रेट होता है। इस कॉन्सेंट्रेट में 25 to 30% कॉपर कंटेंट होता है। नेक्स्ट स्टेप होता है स्मेल्टिंग एंड रिफाइनिंग। इस प्रोसेस में कॉपर कॉन्सेंट्रेट को अलग अलग प्रोसेसेस से रिफाइन और प्योरीफाई किया जाता है। रिफाइंड कॉपर में 99.9% तक कॉपर कंटेंट होता है एंड इसी रिफाइंड कॉपर से एंड प्रोडक्ट्स जैसे पाइप्स, वायर्स, केबल्स और चिप्स बनाए जाते हैं। और आपको पता है कॉपर रिफाइनिंग में इंडस्ट्री लीडर कौन है? चाइना। 2023 में चाइना ने अकेले ही ग्लोबल रिफाइंड कॉपर आउटपुट में 45% कंट्रीब्यूट किया था। वर्ल्ड के 8 लार्जेस्ट कॉपर रिफाइनरीज में से 7 चाइना में ही है। 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में यूएस कॉपर मार्केट को डोमिनेट करता था, लेकिन अब चाइना यूएस से आगे बढ़ गया है। और इंटरेस्टिंगली इस सेक्टर में जिसके पास रिफाइनरीज होती हैं वही अल्टीमेटली डोमिनेट करता है। देखो, चाइना कॉपर कॉन्सेंट्रेट चीप प्राइसेस पे इंपोर्ट करता है। इनफैक्ट चाइना कॉपर ओर एंड कॉन्सेंट्रेट्स का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। चाइना फिर इस इंपोर्टेड कॉपर को अपने रिफाइनरीज में रिफाइन करके दूसरे कंट्रीज को हायर प्राइस पे बेच देता है। सो अल्टीमेटली चाइना ही कॉपर को यूजेबल बनाता है एंड इस सेक्टर को इनडायरेक्टली इसीलिए वो डोमिनेट कर पाता है। और सिर्फ रिफाइनिंग ही नहीं, चाइना अब अफ्रीका में कॉपर एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग भी कर रहा है और ये सब बस लास्ट 10 ईयर्स में हुआ है। आज के दिन चाइनीज फर्म्स अफ्रीकन माइनिंग आउटपुट का 8% कंट्रोल करते हैं और ये नंबर फ्यूचर में बढ़ सकता है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी DRC में चाइनीज फर्म्स कॉपर एंड कोबाल्ट माइनिंग का लगभग 72% कंट्रोल करते हैं। इस एक्सपेंशन से चाइना चिली एंड पेरू पे इंपोर्ट डिपेंडेंस भी कम करना चाहता है। आज के दिन चाइना के टोटल कॉपर कॉन्सेंट्रेट इंपोर्ट्स का 50% से ज्यादा चिली और पेरू से आता है। लेकिन ये दोनों कंट्रीज सालों से यूएसए के साथ भी ट्रेड कर रहे हैं और बढ़ते चाइना यूएस टेंशंस के वजह से ये चाइना के लिए एक बड़ा जियोपॉलिटिकल रिस्क हो सकता है। तो चाइना अब डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया की बात करें तो जैसा मैंने बताया, हमारा कॉपर डिमांड 2047 तक 1 करोड़ टन हो सकता है और इस डिमांड को मीट करने के लिए हमें हर 5 साल में अपनी रिफाइनिंग कैपेसिटी में 10 लाख टन ऐड करने पड़ेंगे। लेकिन आज के दिन हम अपने कॉपर डिमांड का 50% से भी ज्यादा इंपोर्ट्स के थ्रू फुलफिल कर रहे हैं। कॉपर कॉन्सेंट्रेट तो हम 90% से ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे पास ग्लोबल कॉपर रिजर्व्स का सिर्फ 0.31% शेयर है। इंडिया सबसे ज्यादा कॉपर ओर इंडोनेशिया से इंपोर्ट करता है, लगभग 27%। फिर आते हैं चिली एंड पेरू और चाइना की तरह हमारे लिए भी एक बड़ा रिस्क हो सकता है गिवन ट्रम्प के टैरिफ्स। कॉपर कॉन्सेंट्रेट में इंपोर्ट डिपेंडेंसी रिड्यूस करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट एक्सप्लोरेशन इनिशिएटिव्स ले रही है, लेकिन एक्सप्लोरेशन से प्रोडक्शन तक लगभग 17 ईयर्स लग जाते हैं। 2015 से लेकर अब तक गवर्नमेंट ने 5 कॉपर ब्लॉक्स वेदांता और हिंडाल्को जैसे प्राइवेट प्लेयर्स को ऑक्शन किए हैं। एक्सपेक्टेड है कि इनका प्रोडक्शन नेक्स्ट 10 ईयर्स में स्टार्ट हो जाएगा।
लेकिन दोस्तों हमेशा से ऐसा नहीं था। 2018 के पहले वेदांता के पास तमिलनाडु में स्टरलाइट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट था। स्टरलाइट की रिफाइनिंग कैपेसिटी 4 लाख टन पर एनम थी और ये वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कॉपर स्मेल्टर थी। इंडिया टॉप 10 रिफाइंड कॉपर प्रोड्यूसर्स में आता था। लेकिन 2018 में एनवायरमेंटल कंसर्न्स की वजह से तमिलनाडु पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इस प्लांट को शट डाउन कर दिया और तब से हमारी कॉपर रिफाइनिंग कैपेसिटी काफी डिक्लाइन हो गई है। जहां फाइनेंशियल ईयर 18 में इंडिया 8.4 लाख टन कॉपर प्रोड्यूस कर रही थी, वहीं फाइनेंशियल ईयर 25 में ये गिर के 5.73 लाख टन हो गया है। और ये तो सिर्फ रिफाइंड कॉपर है। डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन के साथ साथ हम अफ्रीका में भी कॉपर एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। हाल ही में गवर्नमेंट ने कॉपर एंड कोबाल्ट एक्सप्लोरेशन के लिए जाम्बिया में 9000 स्क्वायर किलोमीटर का एक लैंड एक्वायर किया है। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से फॉरेन कंपनीज जैसे चिली के कोडेल्को और ऑस्ट्रेलिया के बीएचपी को इंडिया में रिफाइनरी सेटअप करने के लिए इंसेंटिवाइज किया जा रहा है। बदले में इंडियन स्टेट फर्म्स इन कंपनीज के ओवरसीज माइनिंग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकती है। अगर ये कंपनीज कन्विंस हो जाते हैं तो इंडिया का कॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर काफी इंप्रूव हो सकता है। रिफाइंड कॉपर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इंडिया के कॉपर प्लेयर्स केपेक्स कर रहे हैं। ये टेबल देखो, इसमें इंडिया के मेजर कॉपर प्लेयर्स के केपेक्स प्लान्स को समराइज किया गया है। हिंडाल्को 2000 करोड़ का एक कॉपर एंड ई वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट सेटअप करने का प्लान कर रहा है। वेदांता ने सऊदी अरेबिया में 1.25 लाख टन पर एनम का एक रॉड प्लांट सेटअप किया है। जाम्बिया में भी उनका एक कॉपर माइन ऑपरेशनलाइज होने वाला है। 2024 में अदानी ग्रुप ने मुंद्रा गुजरात में एक ग्रीनफील्ड कॉपर रिफाइनरी सेटअप किया है। फेज 1 में इस प्लांट की ऑपरेटिंग कैपेसिटी 5 लाख टन पर एनम है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि 2029 तक 5 लाख टन पर एनम कैपेसिटी और ऐड हो जाएगी। अगर अदानी एक्सपेंशन सक्सेसफुली कर लेता है तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा सिंगल लोकेशन कस्टम स्मेल्टर बन सकता है। जेएसडब्ल्यू ग्रुप भी उड़ीसा में 5 लाख टन पर एनम कैपेसिटी की कॉपर रिफाइनरी सेटअप करने का प्लान कर रहे हैं। तो दोस्तों, कॉपर का सप्लाई चेन काफी इंटरकनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, जो कॉपर और पेरू में माइन किया जा रहा है उसे चाइना में रिफाइन किया जा रहा है, वियतनाम में उससे वायर्स बनाए जा रहे हैं और फिर इंडिया में उसे पावर केबल के फॉर्म में इंस्टॉल किया जा रहा है। अगर इस सप्लाई चेन के किसी भी स्टेज में डिसरप्शन आ जाए तो पूरी दुनिया के सप्लाई पे इंपैक्ट पड़ सकता है और अगर सप्लाई में कुछ भी हलचल हुई तो इसका सीधा इंपैक्ट प्राइस पे पड़ता है। हमने कॉपर के सप्लाई चेन में 4 मेजर चैलेंजेस आइडेंटिफाई किए हैं। चलिए एक एक करके इन चैलेंजेस को समझते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो। पहला चैलेंज है सप्लाई कंसंट्रेशन इन अ फ्यू कंट्रीज। जहां चिली, पेरू और ऑस्ट्रेलिया ग्लोबल ओर प्रोडक्शन में डोमिनेट करते हैं, वहीं चाइना रिफाइनिंग में लीड करता है। तो अगर इन कंट्रीज में जियोपॉलिटिकल इश्यूज होते हैं या सप्लाई चेन डिसरप्ट होता है तो पूरी दुनिया पे इंपैक्ट पड़ता है और इंडिया पे तो इंपैक्ट पड़ता ही पड़ता है क्योंकि हम इंपोर्ट्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। दूसरा चैलेंज है माइंस का बढ़ता एज और गिरता ओर ग्रेड। 50% से ज्यादा कॉपर माइंस 20 ईयर्स से पुराने हैं, तो जाहिर है इन माइन से हाई क्वालिटी ग्रेड कॉपर माइन कर लिया गया है और अब मोस्टली लोअर ग्रेड कॉपर ओर्स बचे हैं और इन्हें एक्सट्रैक्ट करने के लिए डीपर जाना पड़ता है। बीएचपी के एक आर्टिकल के हिसाब से 1990s से आज तक ओर ग्रेड लगभग 40% गिर गया है। मतलब सेम अमाउंट ऑफ कॉपर एक्सट्रैक्ट करने के लिए कंपनीज को अब ज्यादा ओर माइन, प्रोसेस और ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। इससे प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाते हैं। तीसरा चैलेंज है हाई वाटर एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट। ये जो कॉपर माइंस होते हैं ना, ये बहुत वाटर और एनर्जी कंज्यूम करते हैं। 1 केजी कॉपर माइन करने के लिए लगभग 84 लीटर्स वाटर नीडेड है। शायद इसीलिए मेजर कॉपर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जैसे चिली और पेरू में अब ड्रॉट और वाटर स्कैर्सिटी हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर माइन से कॉपर एक्सट्रैक्शन मुश्किल और एनवायरमेंटली खराब है तो रिसाइकल कर लिया जाए। नहीं, देखो कॉपर 100% रिसाइकलेबल तो है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। कॉपर ज्यादातर इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होता है, यानी जब इन प्रोडक्ट्स के लाइफ साइकिल खत्म हो जाए तभी उस कॉपर को रिसाइकल के लिए लिया जा सकता है और ये सारे प्रोडक्ट्स 20-40 साल चलते जाते हैं। तो रिसाइकलिंग को कैचअप करने में अभी शायद थोड़ा टाइम लगेगा और यही इस कमोडिटी के सप्लाई चेन का चौथा चैलेंज है, लॉन्ग रिसाइकलिंग साइकिल्स। अब अगर फ्यूचर में कॉपर के सप्लाई में शॉर्टफॉल आ गया तो पूरी दुनिया के लिए क्लीन एनर्जी गोल्स मीट करना मुश्किल हो जाएगा। सेमीकंडक्टर्स, डेटा सेंटर्स, ईवीज, इन सब के प्रोडक्शन पे एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो हमें जल्द से जल्द कॉपर के सप्लाई को बढ़ाना होगा या ऑल्टरनेटिव्स ढूंढना होगा। हमें टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना होगा ताकि कॉपर प्रोडक्शन एफिशिएंटली हो पाए और कॉपर का यूज और ज्यादा अच्छे से हो पाए और ज्यादा एफिशिएंटली हो पाए। आपको क्या लगता है, क्या कॉपर की ये रैली कंटिन्यूड रहेगी या हम सप्लाई बढ़ाने में सक्सेसफुल हो जाएंगे? अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में जरूर बताना। आपको किसी और कमोडिटी के बारे में भी डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट्स में बता देना।
मैं हूं आपका एनालिस्ट शांतनु जैन, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।